हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने 4 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 5वां पार्ट। अगर आपने ये 4 पार्ट नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 240 एंड देयर HCF इज़ 15। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका जो मासा है वो 15 है। तो HCF क्या होता है? दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मान लीजिए दोनों संख्याएं क्या रही हो, A व B रही हो, तो 15 जो HCF है वो इन दोनों संख्याओं में तो रहा ही होगा कॉमन। और मान लीजिए कॉमन वाला पहली संख्या में स्मॉल a और दूसरे में B हो, तो ये दो संख्याएं आपकी हो गई। ये कॉमन पोर्शन HCF एंड ये अनकॉमन जो है A व B। ठीक है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो बोल रहा है इन्हीं दो संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, तो 15 अगर हम कॉमन लेंगे तो A प्लस B इक्वल टू 240। 15 एक कम 15 एंड 15 छक्का 90। तो A प्लस B कितना हो गया? 16। मतलब ये जो अनकॉमन वाला चीज़ है A और B, उनका योग कितना है? 16। तो आपको बताना है इससे कितने पेयर संभव हैं जिनका योग जो है 16 है। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये दोनों जो है अनकॉमन चीज़ है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे पेयर बनाएंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, जैसे क्या हो सकता है? 1 प्लस 15, 2 प्लस 14। 2 प्लस 14 हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। 3 प्लस 13 ये हो सकता है। 4 प्लस 12 नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही 5 प्लस 11 ये हो सकता है। 6 प्लस 10, ठीक है, और 7 प्लस 9, 8 प्लस 8। अब यहाँ से जो है रिपीटिशन चालू हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर संभव है? 4 पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम A एंड B। ठीक है, राहुल 2 योजनाओं A व B के तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि का निवेश करता है। योजना A के तहत ब्याज दर जो है प्रतिवर्ष 10% था और योजना B के तहत 12% था। तो 2 वर्ष बाद योजना A में निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, तो B में 2 वर्ष बाद अर्जित जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो अब देखो, पहले कंडीशन में जो है 10% है 2 साल के लिए, और दूसरे कंडीशन में 12% है 2 साल के लिए। ठीक है, अब आप CI का जो है 2 साल का आपको पता होगा, 2 साल का अगर CI हो तो उसका इक्विवेलेंट रेट कितना होगा? ठीक है, तो वो होता है, अगर XY हो 2 साल का तो क्या होता है? X प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। ठीक है, ये जो होता है 2 वर्ष का इक्विवेलेंट CI होता है। तो अभी यहाँ क्या है? दोनों वर्ष 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो कितना होगा? 10 10 20 और 1 21। ठीक है, यानी कि पहले कंडीशन में जो 21% है इसकी वैल्यू क्या दी है? 1050। तो 1% यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1% कितना हो गया? 50। तो अगर 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा? यहाँ से 100% कितना निकल जाएगा? 5000। 1% 50 तो 100% 5000। अब चूँकि दोनों की जो राशि है वो समान है, अब B में लगाना है 12%। तो इसी प्रकार से जब हम करेंगे तो 12 12 24 प्लस 144 बाई 100 यानी कि 25.44, ये इक्विवेलेंट रेट बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 5000 का 25.44% निकालना है। ठीक है, यही चीज़ हमें निकालना है। तो ये डबल जीरो कट जाएगा। वैसे भी हमें जीरो से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये डिजिट लाने हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 55 25 2 27 के साथ
5 दूना 10 2 12, ठीक है। कितना हो गया 1272 इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 1,50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। 3 व्यक्तियों ए बी सी के बीच जो है इतना रुपया इस प्रकार से विभाजित की जाती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कि एक 20%, 30% और 50% प्राप्त होता है, ठीक। अब 1.5 लाख का जो है 20% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 15,000, तो 20% 30,000, 30% कितना हो जाएगा 45,000 और 50% जो हो जाएगा 75,000। तो ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख का। अब कह रहा है ए को किसी दूसरी राशि पर, ए रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम सो दैट दे रिसीव 50, 30, 20%, ठीक है। अब एक कोई दूसरा अमाउंट है, ठीक, उसमें क्या होता है ए को 50%, बी को 30 एंड सी को 20% प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए को जो है दूसरे कंडीशन में भी समान राशि प्राप्त होती है, मतलब दूसरे कंडीशन में 50% जो है वो 30,000 है, ठीक है। तो अगर 50% ये 30,000 है, इसको जो है दूसरे कंडीशन में भी सेम राशि प्राप्त होती है सिर्फ ए को। अब अगर 50% 30,000 है तो 30% कितना होगा, 1% कितना हो जाएगा 600, ठीक है। 1% 600 तो 6 त्रिक 18,000 ये हो जाएगा, और 20% कितना हो जाएगा 12,000। अब पूछ कह रहा है बी द्वारा दोनों राशियों से प्राप्त कुल राशि, तो बी का कितना होगा, यहाँ से 45 उसको मिल रहा है, यहाँ से 18, 45 18 कितना हो जाएगा 63,000, ठीक है। तो बस हमें इतना ही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द कोशेंट आर 1, 11 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज सम ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखो भाग विधि में क्या किया जाता है, 2 संख्याएं होती हैं, छोटे वाले से क्या करते हैं बड़े वाले को भाग देते हैं, ठीक। फिर कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर ये x को इस यहाँ से भाग देते हैं, फिर कुछ रिमाइंडर मान लीजिए आया m, फिर a से भाग देते हैं। जब तक ये लास्ट में 0 रिमाइंडर नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं भाग देते रहते हैं। फिर ये जो लास्ट में आता है ये चीज़ क्या हो जाता है HCF हो जाता है, और ये हमारी 2 संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, पर इसी को हम शार्ट में कैसे करेंगे, ये जितने भी भागफल है इनको हम उल्टी क्रम में लिख लेंगे, 2, 11, 1, ठीक। अब लास्ट डिवाइजर क्या है, ये आपको दिया हुआ है लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक, ये 17 है, तो 2 गुणे 17 एंड लास्ट में शेषफल क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0, ये कितना हो गया 34, ठीक है। अब 34 अगली बार यहाँ से होगा, और अब जो है शेषफल ये रहा होगा जो लास्ट डिवाइजर, वो अगली बार के लिए क्या हो जाएगा शेषफल 17। अब ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 11 तिया 33, 4 37 प्लस 17, तो ये कितना हो जाएगा 391। अब ये आगे चल के जो हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 391, और ये जो 34 है ये इस टाइम क्या बन जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 4 1 5 9 3 12 का 2 एंड 3 1 4, तो ये हमारी लास्ट की जो हैं 2 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों को क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, 5 1 6 9 2 11 का 1 3 4 7 1 8, तो क्या हो गया 816 इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना था, ये आपको जितने भी भागफल है इनको उल्टी क्रम में रखना था, फिर हमको पहला जो भाजक है उससे गुणा करना था, और पहला जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। बस ऐसे ही करते जाना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये के 1/4 हिस्से को, अगर टोटल उसके पास 4 था तो 1/4 यानी कि 1 हिस्सा
ठीक, एक निश्चित दर पर मान लीजिए x% पे निवेश किया, शेष कितना बचा होगा 3, इसको क्या किया x + 4% पे निवेश किया। ठीक है, 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल जो है 4125 रुपये, जो ब्याज 2 वर्ष बाद प्राप्त हो रहा है दोनों से, वो 4125 है। तो वह दर क्या है जिस पर दूसरी राशि जो x + 4 पे दी गई है उसका रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 25,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1/3 में। ठीक है, तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 6250 तो हो गया पहला वाला। ठीक, अब 6250 पहला हो गया तो 3 वो हो गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 6 = 18, 18,750 दूसरा होगा। ये दोनों हिस्सा हो गया। ठीक है, अब बस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, 6250 × x × 2 वर्ष के लिए है ना, 2/100 प्लस का 18,750 × x + 4 × 2/100, यही चीज़ जो गिवन है 4125 है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट गया, ये एक 0 यहाँ से कट गया। अब 625 दूना 1250 x / 10, तो ये 0 यहाँ से कट गया, प्लस 1875 दूना कितना होगा, 18 दूनी 36, 3750। ठीक है, 3750 x प्लस, अब क्या होगा, ये 4 का भी मल्टीप्लाई होगा, 4 दूना 8, फिर ये 8 पंचे 40 का 0, 8 सते 56, 4 60 के 0, 8 हटाए 64, 6 70 के साथ 8 हटाएंगे 8 7 15। ठीक है, ये हो गया, दोनों का बटे 10 है, तो इसको भी 0 उड़ा देते हैं, 0 यहाँ से कटेगा, 0 यहाँ से। ठीक है, ये जो है 4125 है। तो अब हम क्या करेंगे, 125x और यहाँ से 375x कितना हो जाएगा, 500x। ठीक है, और ये 1500 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 2625, 1500 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2625/500। ठीक है, तो 500 5 बार तो 2500 हो गया, अब बचा कितना, 125, दशमलव लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे तो 500 दूना 1000, बच गया 250। ठीक, 1 0 अगर बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5.25। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। और दूसरे कंडीशन में क्या था, हमें x + 4 चाहिए था, तो 5 4 9.25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है ये चीज़ आपको, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस का ab - bc माइनस का ca। ये हमने आपको अलजेब्रा में कराया हुआ है। तो ये होता है फार्मूला। अब इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर a + b + c = 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो a³ + b³ + c³ = क्या हो जाएगा, 3abc। ठीक है, ये हो जाएगा अगर a + b + c = 0 है। तो हमें ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसको देख के क्या लग रहा है, a³ + b³ + c³। ठीक, और इधर लगभग 3ab बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। a जो है 5x - 3, b ये हो गया, c यहाँ से क्या हम 3 अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3ab। ठीक है, 3abc। तो क्या हो गया कि a + b + c = जो है 0 होना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 - 5x किया है, तो यहाँ पे 3x - 4 किया है, तो ये दोनों जो है उलट दिया है, तो वो चीज़ बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5x - 3 + 2x + 5, और इसको जब 3 अंदर ले जाएंगे क्यूब, तो 4 3 12 माइनस का 9x, ये चीज़ हमें 0 करना है। अब 5 2 7, 7 में से 9 गया माइनस का 2x, एंड 12 5 17, 17 में से 3 गया प्लस का 14, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 7।
ठीक है, x इक्वल टू 7। हमसे पूछा क्या है 2x + 1, तो 2 × 7 + 1 कितना हो गया 15। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया 15। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ए ग्रुप ए इज़ 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। ए है, बी है। ठीक, ए के 30 व्यक्तियों का औसत भार, ए में 30 व्यक्ति हैं, बी के 25 व्यक्ति के औसत भार से 3 किग्रा अधिक है। अगर ये x रहा हो इसका औसत एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। अब समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार सी के 20 व्यक्तियों के, यानी सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से 2.5 kg अधिक है, बी वाला अधिक है, तो क्या करेंगे x - 2.5 कर देंगे। ठीक है, ये तीनों का एवरेज गिवन है। अब कह रहा है समूह ए के 30 व्यक्तियों का भार जो है वो गिवन है, तो अगर 30 व्यक्तियों का भार जो है गिवन है 1725, तो इसका ए का एवरेज हम निकाल सकते हैं 1725/30। ठीक है, 5 से काटेंगे 6, 5 से जो है 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 25, ये हो गया। तो 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, तो जो ए का एवरेज आ गया वो 57.5 है, यानी कि ये जो x है x + 3 है, ये 57.5 है। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, x हो जाएगा 54.5। ठीक है, x हो गया 54.5, यानी कि b का औसत क्या हो गया 54.5 एंड इसका कितना हो गया 52। ठीक है, ये तीनों का एवरेज मिल गया। अब पूछा समूह ए और सी के व्यक्तियों का एक साथ लिया गया औसत भार क्या होगा। अब एक साथ ए और सी का औसत भार लेने के लिए क्या करेंगे, टोटल उनका भार निकाल लेंगे। ए का तो हमें पता है 1725, सी का कितना हो जाएगा 52 औसत है, टोटल 20 है, तो 52 दूना 104, ये हो गया टोटल 5, 6, 7, 2। ठीक है, ये हो गया टोटल भार। अब इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो ए व सी के व्यक्तियों की संख्या कितना है 50। ठीक है, तो 5 में 25 और 5 × 3 = 15। ठीक, 1 0 है, तो 55.3 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1 diagonal of a rhombus is 8√3. If the other diagonal is equal to its side, then the area of the rhombus is। अब देखो समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस प्रकार से होता है समचतुर्भुज। अब इसका एक विकर्ण जो है 8√3 है और दूसरा विकर्ण जो है, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा विकर्ण भुजा के बराबर है। ठीक है, अगर इसकी भुजा मान लीजिए ए हो, रोम्बस की सभी भुजाएं क्या है बराबर होती हैं, तो इसका एक विकर्ण जो है भुजा के बराबर है। तो आप बताइए कौन सी विकर्ण जो है भुजा के बराबर होगी, ये या ए। सीधी सी बात है, ये वाली भुजा जो होगी विकर्ण के बराबर होगी, तो ये भी ए होगी। अच्छा, दूसरी भुजा जो है ये 8√3 है, ये वाली भुजा जो है ये 8√3 है। अब एक चीज़ और आप समझिएगा, जब ये वाली भुजा जो है, ये वाला विकर्ण भुजा के बराबर है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका हर एक एंगल जो होगा 60 हो जाएगा। सीधे सीधे ये भी जो है एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये हो गया 120 डिग्री, ये वाले अगर इस बात करें हम, ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्टर हो रहा है, ये भी 30 डिग्री। तो हमने आपको बताया है ज्योमेट्री में 120 और 30 का जो है साइड का रेशियो क्या होता है। 30 के सामने अगर 1 होगा, 30 के सामने 1, तो 120 के सामने √3, ये रेशियो होता है। ठीक है, अब 120 के सामने 8√3 है, तो ये 30 के सामने क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसका साइड जो है वो 8 है। अब अगर साइड 8 है तो जो सेकेंड वाला डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरी जो है विकर्ण वो भुजा के बराबर है। तो एक डायगोनल 8, दूसरा 8√3, तो एरिया क्या हो जाएगा
रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2, D मतलब विकर्ण, तो 1/2 गुणे 8 गुणे 8√3, 2 चौक 8, 8 चौक 32√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 135 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ठीक। ए जो है 135 डिग्री है, ए बी 7 है एंड सी ए 5√2 है। कह रहा है ई और एफ क्रमशः ए सी व ए बी के मध्य बिंदु है। ये ई है, ये एफ है, ठीक। तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो इसको ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब दो भुजाओं के दो त्रिभुज के मध्य बिंदु मिलाए जाते हैं, ठीक, तो ये तीसरी भुजा का आधा होता है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, और दूसरी चीज़ इसके समांतर भी होगा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ यहाँ लगाना है। अब देखो, या तो हम ये भुजा निकाल के एक छोटे ट्रायंगल में निकालें, या फिर बड़े ट्रायंगल में ये निकाल के इसका आधा कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़े ट्रायंगल में निकाल के उसका आधा करते हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पे, कोसाइन रूल लगेगा। अगर ये बी सी एक्स हो, ठीक, तो कोसाइन रूल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब दोनों जो बचे भुजाएं हैं उनका स्क्वायर 7 7 49 प्लस ए सी स्क्वायर 55 25 दूनी 50 माइनस का 2 इंटू 7 इंटू 5√2 कॉस ए 135, मतलब कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का साइन 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो माइनस का जो हो जाएगा 1/√2। अब माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 और 50 190, 70 और 50 120 और 49 कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब अगर x 13 सेंटीमीटर है तो ई एफ क्या हो जाएगा 13/2 यानी कि 6.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 6.5। चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। सुलेखा bought 36 kg of sugar for 1040 rupees. She sold it at a profit equal to the selling price of 36 kg of it. What is the selling price of 5 kg? ठीक है, तो एक तो इसका सिंपल सा होता है ट्रिक कि जो प्रॉफिट से सीपी का रेशियो बनेगा, अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, ठीक, 36 kg बेचने पर 10 किग्रा विक्रय मूल्य पे अगर लाभ हो रहा है तो सीपी बनता है 36 माइनस 10 यानी कि 26, ठीक, और प्रॉफिट जो है 10 हो गया, 5/13 ये हो गया सीपी से पी का रेशियो, यानी पी से सीपी का रेशियो। ठीक, अब सीपी अगर 13 है तो प्रॉफिट 3 है, तो 13 पे प्रॉफिट 5 है, तो 13 पे 5 का प्रॉफिट एसपी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 किग्रा जो चीनी है उसका मूल्य कितना है 1040/36, ये 13 यूनिट है भाई। 36 किलो का 1040 है तो 1 किग्रा कितना हो जाएगा 1040/36, तो 1 यूनिट कितना होगा 13/140, 13/104, 13/104 80/36। ठीक, ये 1 यूनिट हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 18 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18 × 80/36, और हमें सेलिंग प्राइस चाहिए कितने का 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36, 5 से 40, 40 पंचे 200। ठीक है, तो 5 किलो का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं,
जो प्रॉफिट होता है, ठीक, वो होता क्या है, सीपी जो प्रॉफिट होता है वो होता क्या है, एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है भाई। सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल दें तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट उसको हो कितने का रहा है, 10 किलो विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 एसपी, और एसपी कितना है 36 माइनस 36 सीपी, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से भी एसपी से सीपी का रेशियो आ सकता है। तो इधर जब ये 10 एसपी आएगा तो हो जाएगा 26 एसपी, एंड सीपी उधर जाएगा तो हो जाएगा 36 सीपी। तो यहाँ से जो सीपी का एसपी का रेशियो आया वो 26/36, यानी कि 13/18, जो हमने पहले कंडीशन में निकाला था डायरेक्ट रख के, वो यहाँ से इस प्रकार से आ सकता है। सीपी से एसपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5 का, ठीक है। सेम चीज़ है, फिर हम अपना यूनिट लगा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।